हेलो वन, आपको जैसा कि पता है कि चैप्टर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 17 में कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में देखा जाए तो हमने मुगल टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में देखा, जहांगीर के टाइम पर आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या क्या काम हुआ। फिर हमने मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये सारा जो भी डिस्कशन हुआ ये पिछले लेक्चर में हुआ। आज का जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के टाइम पर लिटरेचर और लैंग्वेज के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी, इन सारे टॉपिक्स पर आज नजर डालेंगे। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखा जाए तो उस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो संस्कृत और जो पर्शियन है ये दो बहुत ही डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी। और जैसा कि आपको पता है कि पर्शियन पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द मुगल्स। ठीक है, तो दोनों ही बड़ी रियासतों, बड़े जो किंगडम थी, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। इसी टाइम पे हमें रीजनल लैंग्वेजेस के ग्रोथ के का भी जो है एक ट्रेंड देखने को मिलता है। बंगाल में अगर आप देखें तो बंगाली भाषा, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजराती, ब्रज भाषा, अवधी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। तो इन सारी भाषा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसका भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। हमने जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो काफी डिक्लाइन हो गया। और ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन होने की वजह से इंडिया एक तरीके से इंडिया बिकेम क्लस्टर ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट आइसोलेटेड कम्युनिटीज, क्योंकि लोगों का अब एक दूसरे से मिलना कम हो गया। तो एक दूसरे से जब लोगों का मिलना कम हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो क्या होता है कि हर एरिया में अपनी अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये ट्रेंड हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल कल्चर का जन्म हुआ। और ये ट्रेंड मुगलों के टाइम पर और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आगे बदस्तूर जारी रहा। फिर देखा जाए अकबर के शासनकाल की बात करें तो उससे पहले, अकबर के आने से पहले हिंदवी भाषा का जनरली इस्तेमाल होता था। तो हिंदवी कोई भाषा नहीं थी, हिंदवी वॉज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ अरबिक, इंडियन लैंग्वेजेस, अरबिक लैंग्वेजेस एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। एक तरीके से मिक्स लैंग्वेज थी। तो हिंदवी को रिप्लेस करके अकबर ने पर्शियन भाषा को मुगल सल्तनत की, मुगल राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अगर अकबर के टाइम पीरियड में देखें तो अबुल फजल वॉज एन हिस्टोरियन जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, तो अकबरनामा एक जो 3 वॉल्यूम की किताब है उसका एक वॉल्यूम है आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबरनामा में बेसिकली मुगलों के पूरे इतिहास के बारे में बात की गई है। ठीक है, और जो आईने अकबरी है उसमें स्पेसिफिकली अकबर के शासनकाल के बारे में बात की गई है। तो ये मेन डिफरेंस है अकबरनामा और आईने अकबरी में। फिर अबुल फजल के एक भाई थे जिनका नाम था फैजी। तो फैजी ने बेसिकली महाभारत को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया था। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन का काम हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में। ध्यान रखेंगे, अकबर के टाइम पीरियड में इस ट्रांसलेशन को अंजाम दिया गया। रज्मनामा, रज्मनामा यानी अ बुक ऑफ अ स्टोरी ऑफ वॉर। ठीक है, अ स्टोरी ऑफ वॉर। तो देखा जाए तो अबुल फजल की के जैसे ही फैजी भी अकबर के नवरत्नों में उनका भी शुमार होता था। तो कभी सवाल आ सकता है कि महाभारत को पर्शियन भाषा में किस मुगल राजा के शासनकाल में ट्रांसलेट किया गया। तो दैट ट्रांसलेशन हैपेंड इन द ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। फिर अगले जो राइटर, पोएट का नाम सामने आता है उनका नाम था उतबी। तो उतबी बेसिकली महमूद ऑफ गजनी की कोर्ट में एक पोएट का काम करते थे। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी तारीख यामिनी, जिसमें उन्होंने साबुक्तजिन, जो कि महमूद ऑफ गजनी के पेरेंट्स थे, उनके बारे में बात की गई है। उनके मिलिट्री कैंपेन और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात की गई है तारीख यामिनी में। अगली जो किताब है, अगले जो पोएट हैं उनका नाम है नज़ीरी।
तो नज़ीरी बेसिकली एक पर्शियन भाषा के पोएट थे जो अकबर के अदालत अकबर के दरबार में शिरकत करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी नज़ीरी निशापुरी। ठीक है, ये पोइट्री की किताब है। तो नाम याद रखेंगे, किस रेन में था वो याद रखेंगे, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले जो पोएट हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। तो ही वॉज अ सूफी सेंट, और ये शेर शाह सूरी के कोर्ट में एक सूफी संत थे, और ही इज़ द वन हु रोट दैट फेमस पद्मावत की जो किताब है, इन्हीं मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी, जिसमें रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के जो है के बारे में बात की गई है। ठीक है, किस तरीके से रानी पद्मावती ने जौहर कबूल करना ज़्यादा बेहतर समझा इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग हरसेल्फ टू अलाउद्दीन खिलजी। अगले जो राइटर हैं, अगले जो पोएट हैं, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खान। वही जो हमने बचपन में संस्कृत या हिंदी की किताबों में जो रहीम के दोहे पढ़े हैं, ये वही रहीम है। ये बेसिकली बैरम खान के बेटे थे। वही बैरम खान जिन्होंने हुमायूं के मरने के बाद जब अकबर गद्दी पर बैठे तो बैरम खान ने एक तरीके से न रेजेंट की भूमिका निभाई थी कि सारा शासनकाल कार्यभार वो मतलब सारी चीज़ें देखने का काम वो करते थे, और कुर्सी पर अकबर विराजमान थे बिकॉज अकबर वॉज वेरी यंग। ही वॉज स्टिल वेरी नो वेरी यंग, 14 ईयर्स ऑफ एज। उन्हीं के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खान। तो उन्होंने ब्रज भाषा में अपने दोहे लिखे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगले जो राइटर हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी और हनुमान चालीसा लिखी, और ये लिखा था उन्होंने अकबर के टाइम पीरियड में। तो ये याद रखेंगे, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी और लिखा था अकबर के टाइम पीरियड में, और ये अवधी भाषा में लिखी हुई किताब है, ना कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा बेसिकली उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली एक डायलेक्ट को कहा जाता है। अब कुछ मराठी संतों के बारे में देखते हैं। तो एकनाथ और तुकाराम ये दो प्रोमिनेंट मराठी संत थे। अगर एकनाथ की बात करें तो अकबर के टाइम पीरियड में एकनाथ थे। ही वॉज अ ग्रेट मराठी एंड भक्ति सेंट पोएट। दूसरे हैं तुकाराम। तुकाराम का जो टाइम पीरियड है वो जहांगीर के टाइम पीरियड से रिलेट करता है। ही वॉज ऑल्सो अ मराठी सेंट एंड अ पोएट, तुकाराम। अगर म्यूजिक की फील्ड में बात करें तो तानसेन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। इन्होंने बहुत सारे जो है ध्रुपद संगीत के ये म्यूजिशियन थे बेसिकली, तानसेन। तो तानसेन जो थे ध्रुपद संगीतकार थे, और उन्होंने बहुत सारे रागों की भी रचना की है, जैसे कि मेघ मल्हार, दीपक राग, मालगुंजी राग। ठीक है, और अकबर को देखें तो ध्रुपद के अकबर बहुत बड़े पेट्रन थे। ध्रुपद बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक सब टाइप है, सब टाइप कह लीजिए। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक सब टाइप है, और जिसका जो मेन पर्पज होता है ध्रुपद का, वो ईश्वर की आराधना, डिवोशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात आती है औरंगजेब के टाइम पीरियड की। तो औरंगजेब देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो एक कट्टर मुसलमान था, और वो किसी भी आर्ट और म्यूजिक और किसी भी टाइप के रिक्रिएशन पे जो है उसको वो डिस्पाइज करता था, उसको नापसंद करता था। ठीक है, क्योंकि वो मानता था कि कोई भी टाइप का म्यूजिक, डांस, ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम के हिसाब से हराम है। हालांकि वो खुद में वीणा बजाना उसे पसंद था। ही वॉज अ प्रोफिशिएंट वीणा प्लेयर। ठीक है, अब बात आती है सिखिज्म की। तो जब मुगलों के टाइम पर अगर आप देखें तो सिखिज्म का जन्म होता है। तो गुरु नानक अगर देखें तो गुरु नानक वॉज कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बाबर एंड कबीर। कबीर दास और बाबर के कॉन्टेम्प्ररी थे गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। पांचवें जो सिख गुरु हैं, जिनका नाम था अर्जन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की रचना करी। ठीक है, तो ही बेसिकली कंपाइल्ड, रचना तो क्या बोलेंगे, ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब
by including the teachings of various Sikh gurus and some Sufi and bhakti saints like Kabir, ठीक है, बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद की रचना, कबीर की रचनाओं को उन्होंने इंक्लूड किया। फिर बाकी जितने भी उनसे पहले के जो 4 सिख गुरु रहे उनकी टीचिंग्स को इंक्लूड करके उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया, और काम ये कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव ने। हालांकि गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जहांगीर का कहना था कि अर्जन देव ने उसके बेटे खुसरो के रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था। जैसा कि आपको पता है कि जहांगीर के बाद खुसरो, शहरयार, खुर्रम यानी कि शाहजहां, ठीक है, इन लोगों ने बगावत छेड़ दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। तो उसी में खुसरो करके जो एक बेटा था उसकी रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था गुरु अर्जन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे और जिन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की थी। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो अगले गुरु हुए गुरु हरगोविंद, इनका जो है 36 का आंकड़ा चलता था शाहजहां से, ठीक है। एक ऐसा भी कहानी है कि शाहजहां का एक बाज जो था, एक बाज था, वो उड़ के आ जाता है और गुरु उस बाज को अपने पास रख लेते हैं और देने से मना कर देते हैं। तो अक्सर गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता था। तो कह सकते हैं कि सिख गुरुओं और मुगल बादशाहों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो इतना ज्यादा स्मूथ भी नहीं था। फिर बात आती है दारा शिकोह की। तो दारा शिकोह अगर आप देखें तो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, औरंगजेब के बड़े भाई, और देखा जाए तो दारा शिकोह को ही गद्दी पर बैठना था, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया, हरा हरा भी दिया, उनके दारा शिकोह को भी मारा, दारा शिकोह के बेटे को भी मारा, और इस तरीके से औरंगजेब गद्दी पर बैठा। तो जहां पर औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर मुसलमान था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, वहीं पर दारा शिकोह एक बहुत ही टॉलरेंट मुस्लिम थे, ठीक है। दारा शिकोह वॉज अ टॉलरेंट मुस्लिम। उन्होंने उपनिषद्स को और भागवत गीता को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम भी किया था। अगर आप उपनिषद्स की बात करें तो उन्होंने जो किताब, जो ट्रांसलेटेड वर्क है पर्शियन, जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है सर ए अकबर, सर ए अकबर, जिसका मतलब होता है द ग्रेट मिस्ट्री। तो 2 किताबें दारा शिकोह ने लिखी थी, एक का नाम है सर ए अकबर, दूसरे का नाम है मज़्म उल बहरीन, मज़्म उल बहरीन, जिसका मतलब होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ 2 ओशंस। कौन से 2 ओशंस? हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इसी क्रम में अगला जो नाम आता है वो आता है दादू दयाल का। तो दादू दयाल, इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1544 से 1603 वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हुमायूं और अकबर वाला जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में दादू दयाल गुजरात में अपनी शिक्षा दे रहे थे। तो दादू दयाल एक निर्गुण भक्ति सेंट थे। निर्गुण और शगुन भक्ति क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो ही रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदों को रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ही ऑल्सो रिजेक्टेड ऑल एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है, कि जिसमें जो है कर्म कांड होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, इन सारी चीजों को दादू दयाल ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। उन्होंने आइडल वर्शिप, टेम्पल विजिट्स और पिलग्रिमेज, इन सारी चीजों को रिजेक्ट किया था। और इन सारी चीजों की जगह पे उन्होंने बोला कि ईश्वर का नाम जपने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ये सब मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा करना या मंदिरों में जाकर घंटे बजाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल अचीव सैल्वेशन। दैट वाज द टीचिंग ऑफ दादू दयाल, ठीक है। और दादू दयाल ने बेसिकली दादू पंथ की जो है स्थापना की थी, दादू पंथ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब तुकाराम का नाम आता है। तुकाराम का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी भक्ति सेंट्स हैं, मराठी भक्ति सेंट्स। तो देखा जाए तो तुकाराम का जो टाइम पीरियड है वो 1608 से 1650 वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। 1608 से 1650 वाला टाइम पीरियड है। तो एक तरीके से
आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी थे तुकाराम, और शिवाजी महाराज के भी कॉन्टेम्पररी थे। औरंगजेब और शिवाजी महाराज के कंटेम्पररी थे तुकाराम। और देखा जाए तो ही वॉज द वन हु emphasized ऑन कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप विद स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कॉल्ड कीर्तन। तो कीर्तन को प्रमोट करने का काम जो है तुकाराम ने किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई सब लोग, पूरे समाज के लोग साथ में मिलकर भजन और कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, भजन और कीर्तन, इनका मेन मकसद था मराठी लोगों के बीच में जो जात पात और इन सारी चीजों का भेदभाव वाली चीज है उसको दूर करके मराठी लोगों को एक साथ लाना, और समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो समाज में जो डिवीजन है, ठीक है, उस डिवीजन, उस खाई को पाटना। ठीक है, तो ही लेड एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप, और उनके स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को कीर्तन कहते हैं। और इस तरीके से उन्होंने मराठा नेशनलिज्म को जन्म दिया, जिसको परमार्थ कहा जाता है। परमार्थ का मतलब होता है फॉर द अदर्स, डूइंग गुड टू द अदर्स, दैट इज कॉल्ड परमार्थ। ठीक है, तो मराठा नेशनलिज्म को प्रमोट करने का सबसे बड़ा काम जो है तुकाराम ने किया था। और इसी वजह से मराठा एक तरीके से वॉरियर कम्युनिटी बन के उभरे। ठीक है, मराठा एक वॉरियर कम्युनिटी बन के उभरे। अगला नाम आता है रामदास का। 1608 से 1681 का टाइम पीरियड है। अगर आप देखें तो रामदास वॉज कॉन्टेम्पररी टू द शिवाजी। ये शिवाजी के गुरु थे, गुरु रामदास। ठीक है, तो शिवाजी के अगर गुरु के बारे में कभी सवाल आए कि विच मराठी सेंट वॉज द स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर या स्पिरिचुअल गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी, तो राइट आंसर विल बी रामदास। रामदास ने अद्वैत वेदांता के ऊपर मराठी भाषा में अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है 10 बोध। ठीक है, 10 बोध, ये नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10 बोध मराठी भाषा में लिखी गई है, और बेसिकली ये अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत वेदांता फिलॉसफी के ऊपर ये किताब बेस्ड है। और ही वॉज द वन हु कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल या मेनी न्यूमरस हनुमान टेम्पल्स थ्रू आउट इंडिया। और उन्होंने समर्थ सेक्ट का फाउंडेशन भी रखा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ समर्थ सेक्ट। ठीक है, समर्थ संप्रदाय की स्थापना गुरु रामदास ने करी थी। और देखा जाए तो गुरु रामदास ऑल्सो इंस्पायर्ड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो गुरु रामदास ने एक तरीके से डायरेक्टली शिवाजी को भी इंस्पायर किया था और बाल गंगाधर तिलक को भी इंस्पायर किया था। लास्ट में आता है एक सूफी सिलसिला जिसका जिक्र है इस चैप्टर में, नस्कबंदी। तो देखा जाए नस्कबंदी सिलसिले को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के टाइम पीरियड में, और इसके फाउंडर थे शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। तो देखा जाए चिश्तियों के कंपैरिजन में जो नस्कबंदी थी काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, तो नस्कबंदी जो सिलसिला था काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सिलसिला माना जाता है। इन्होंने जो हिंदुइज्म की पैंथीज्म, ठीक है, पैंथीज्म का मतलब कि कण कण में भगवान है, गॉड इज एवरीवेयर, इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था। इन्होंने म्यूजिक और डिवोशन का जो कंसेप्ट है इसको भी रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ईश्वर की उपासना आप म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है जो कि सूफिज्म का एक कॉर्नर स्टोन कंसेप्ट माना जाता है, जो चिश्ती तो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, इस वाले आइडिया को भी नस्कबंदी सिलसिले ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली चिश्तियों के कंपैरिजन में नस्कबंदी काफी ऑर्थोडॉक्स सिलसिला माना जाता है, और इसको एस्टैब्लिश किया था शेख अहमद सरहिंदी ने। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, एंड लाइक इफ यू रियली लाइक्ड इट। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग आई सोशल चैनल। माय नेम इज शुभम। थैंक यू।